गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 9 फरवरी और आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे इसरो करेगा निसार उपग्रह लॉन्च, किस देश में फैला बर्ड फ्लू, और इसी के साथ जानेंगे पेरू देश के बारे में। आरबीआई ने नई रेपो दर जारी कर दी है, डिस्कस करेंगे। किन देशों में हुई भूकंप से भारी तबाही, और इसी के साथ डिस्कस करेंगे तुर्की और सीरिया देश के बारे में। वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान के साथ कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है, जानेंगे। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप किस राज्य ने जीत ली है? किस राज्य ने केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव रखा है? किस कंपनी को मिला यूएसए द्वारा एटीडी वेस्ट अवार्ड 2023, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। भारत, फ्रांस और किस देश ने त्रिपक्षीय ढांचे के तहत सहयोग के क्षेत्रों की घोषणा की है? भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं? विश्व की महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसी भी आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में डिस्कस करने वाले हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में टॉप 10 क्वेश्चन। इसी के साथ कल की क्लास का क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। निम्न में से किसने वाट नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? मेटा, अमेजन, गूगल या फिर ट्विटर? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो आज के सेशन का पहला सवाल है कि इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा बनाया गया निसार उपग्रह सितंबर 2023 में भारत से लॉन्च होने वाला है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो ने ये नासा के साथ मिलकर बनाया है। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नासा है अमेरिका की। नासा का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका की राजधानी यानी कि वाशिंगटन डीसी में है, और नासा की जो स्थापना है वो 1958 में की गई थी। तो ये 3 पॉइंट आप सभी को नासा के बारे में याद रखने हैं। पूछा जा सकता है निसार उपग्रह, तो याद रखेंगे इसरो और नासा ने मिलकर इसे तैयार किया है। वहीं बात की जाए आगे इसी के बारे में, तो यह मिशन पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों का पहले से कहीं अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा। डिस्कस कर लेते हैं निसार उपग्रह के बारे में। इसरो और नासा ने 2014 में 2800 किलोग्राम वजनी उपग्रह बनाने के लिए एक समझौता किया था। यह पृथ्वी और बदलती जलवायु को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पृथ्वी की पपड़ी, बर्फ की चादर और पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो निसार उपग्रह है इसका संबंध किससे है। निसार अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपण के लिए UR राव उपग्रह केंद्र में उपग्रह बस में एकीकृत किया जाएगा, और इसकी जो लॉन्चिंग होगी ना वो भारत से होगी। इसरो से संबंधित लेटेस्ट करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसरो काफ़ी सुर्खियों में रहा है, तो हो सकता है यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन आदित्य L1 जून जुलाई में लॉन्च होने वाला है, जिसकी घोषणा हाल ही में इसरो ने की थी। आजादी सेट उपग्रह किस स्टार्टअप से संबंधित है जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने निर्मित किया है? तो याद रखेंगे स्पेस किड्स इंडिया से इसका संबंध है। लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख कौन विकसित करेगा? इसरो। स्पेस टेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने हेतु इसरो और सोशल अल्फा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम आप सभी अच्छे से रट लेंगे, शंकर सुब्रमण्यम। इसरो के चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्राचुरता का मानचित्रण किया था। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक अनिल कुमार को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसरो ने जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में ह्यूमन स्पेस लाइट एक्सपो का भी उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, ये था इसरो से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर। आगे डिस्कस कर लेते हैं विश्व की महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में।
तो नासा के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नासा कहाँ की है? अमेरिका की। इसरो कहाँ की है? भारत की है। जाक्सा याद रखेंगे, जाक्सा अंतरिक्ष एजेंसी है जापान की। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी को कहते हैं चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। इसके नाम में ही चीन लगा हुआ है, तो ईजिली आप सभी आंसर कर सकते हैं। CSIRO ये ऑस्ट्रेलिया की है। इजराइल स्पेस एजेंसी ये इजराइल की है। कारी याद रखेंगे फ्रेंड्स, पूछ लेता है एक कारी जास्का, तो कारी कहाँ की है? तो ये दक्षिण कोरिया की है। ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी ब्राजील की है। इसके नाम में ही देश का नाम छिपा हुआ है। ISA कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये है ईरान की। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो PDF है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से आपको लोगो दिखाई देगा, तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी PDF होंगे वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। अगला सवाल है कि किस देश में बर्ड फ्लू के प्रकोप से करीब 600 समुद्री लाइन की मौत हो गई है? तो फ्रेंड्स ये पूछा जा सकता है। तो ये घटना हुई है कहाँ पर? पेरू में। याद रखेंगे आप सभी, पेरू में बर्ड फ्लू के प्रकोप से करीब 600 समुद्री लाइन की मौत हो गई है। अब इसमें जो संबंधित वायरस है उस वायरस का नाम आप सभी को याद रखना है। इस वायरस का नाम है H5N1 बर्ड फ्लू वायरस। इसी के कारण यहाँ पर काफ़ी पक्षियों की मौत हो गई है पेरू में। डिस्कस कर लेते हैं इसी वायरस के बारे में। तो देखिए, बर्ड फ्लू जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है, ये एक अत्यधिक संक्रामक वायरस बीमारी है जो खाद्य उत्पादक पक्षियों जैसे मुर्गियों, टर्की, बटेर, गिनी फाउल आदि की प्रजातियों के साथ साथ पालतू पक्षियों और जंगली पक्षियों को भी प्रभावित करती है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के उप प्रकारों में भी कौन कौन से शामिल हैं? तो याद रखेंगे H5N1, H7N9, H9N2 और H10N3। टाइप B और C ज़्यादातर मनुष्यों को संक्रमित करते हैं और आमतौर पर हल्की बीमारी का कारण बनते हैं। कौन कौन से? टाइप B और C। टाइप B कहाँ पर है? तो याद रखेंगे टाइप B और टाइप C। आगे डिस्कस कर लेते हैं पेरू के बारे में। ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बाद पेरू दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। पेरू कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। इसके राष्ट्रपति हैं दीना बोलुआर्टे, जो कि हाल ही में बनी हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। क्लास में भी डिस्कस किया था इनके बारे में, तो याद रखेंगे ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कहाँ की? पेरू की। पेरू की राजधानी को लीमा कहते हैं। पेरू की मुद्रा है न्यूबो सोल। प्रमुख पर्वत श्रृंखला एंडीज याद रखेंगे, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और ये कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि जो एंडीज है, एंडीज पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उस चोटी का नाम आपको बताना है। पेरू की प्रमुख नदियां हैं अमेजन, उकाइली, माद्रे डी डियोस। तो ये तीनों ही नदियां कहाँ बहती हैं? पेरू में। मैप में आप सभी पेरू की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये है दक्षिणी अमेरिका में, जो कि रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है पेरू। अब आप मुझे बताइए कमेंट्स करके कि जो टीटीकाका झील है वो किस महाद्वीप में स्थित है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्द्रभूमि प्रजातियों को प्रदर्शित करने हेतु केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव किया है? तो केवलादेव जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? तो ये आता है राजस्थान में, और इसी के अंदर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस चिड़ियाघर का जो उद्देश्य है वो गैंडों, जल भैंसों, मगरमच्छों, डॉल्फिन और विदेशी प्रजातियों सहित आर्द्रभूमि प्रजातियों की एक श्रृंखला को प्रदर्शित करना है। वहीं बात की जाए केवलादेव नेशनल पार्क की, तो यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्रभूमि और पक्षी अभ्यारण्य है। फ्रेंड्स याद रखेंगे यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। चिल्का झील यानी कि उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1981 में भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में भी मान्यता दी गई थी।
वर्तमान में केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक झील जो कि कहाँ पर है, मणिपुर में। ये दोनों ही स्थान मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं। गंभीर और बाणगंगा ये दो नदियां हैं, ये इस राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क से होकर बहती हैं। तो कभी कभार फ्रेंड्स एग्जाम में डिटेल से पूछ ले तो याद रखेंगे कि इसमें से कौन सी दो नदियां बहती हैं, गंभीर और बाणगंगा। राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र और कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले टाइगर रिजर्व डिस्कस कर लेते हैं। सवाई माधोपुर रणथंभौर टाइगर रिजर्व, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व याद रखेंगे, कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व याद रखना है। अब देखिए एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान में याद रखेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर आता है, जैसलमेर राजस्थान में। वन्यजीव अभयारण्य में याद रखना है सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये उदयपुर में आता है और उदयपुर को ही क्या कहते हैं, झीलों की नगरी। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तराई यानी कि त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। अब पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क, ऐसा कौन सा अभयारण्य है जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तराई यानी कि त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है, तो याद रखेंगे चंबल अभयारण्य। आगे डिस्कस करेंगे राजस्थान के बारे में। तो मैप में आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है राजस्थान। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। और यहाँ पर कौन सा फोर्स तैनात रहता है, तो याद होगा आप सभी को बीएसएफ। बीएसएफ के द्वारा हाल ही में यहाँ पर एक ऑपरेशन भी चलाया गया था 26 जनवरी पर। तो आप मुझे बताएंगे कि ऑपरेशन का नाम क्या है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र हैं। विधानमंडल एक सदनीय है। यहाँ पर विधानसभा सीटें 200 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं और लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं 25। प्रमुख नदियां हैं यहाँ की माही, बनास, लूनी और चंबल। प्रमुख बांध याद रखेंगे राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर कोटा बैराज बांध। प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं माउंट आबू और दिलवाड़ा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कंपनी को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यानी कि एटीडी यूएसए द्वारा एटीडी वेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये अवार्ड दिया गया है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को। याद रखेंगे यह देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एनटीपीसी के नाम से इसे जानते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड ने 6वीं बार प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए यह पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार एनटीपीसी की समकालीन मानव संसाधन प्रथाओं का प्रमाण भी है। डिस्कस कर लेते हैं एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। साथ ही में याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन जो कि भारत में सबसे बड़ा वर्तमान में थर्मल पावर प्लांट है और ये किसका भाग है या इसे कौन संचालित करता है, तो इसे एनटीपीसी के द्वारा ही संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत, फ्रांस और किस देश ने हाल ही में त्रिपक्षीय ढांचे के तहत सहयोग के क्षेत्रों की घोषणा की है, यूएई के साथ यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ यह घोषणा की गई है। डिस्कस कर लेते हैं यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी मैप में लोकेशन देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा संयुक्त अरब अमीरात। याद होगा आप सभी को कि संयुक्त अरब अमीरात ने चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजा था। तो पूछा जा सकता है कि राशिद किस देश के रोवर का नाम है, यूएई। फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की जो मंत्री स्तरीय बैठक है, इसकी मेजबानी कौन करने वाला है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसकी मेजबानी यूएई करेगा। राजधानी आबू धाबी है और यहाँ की मुद्रा को कहते हैं यूएई दिरहम। राष्ट्रपति वर्तमान में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं। ऑर्डर ऑफ जायद संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बाराकाहा परमाणु जो संयंत्र है ये भी आपको संयुक्त अरब अमीरात में देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें दी हैं, तो फ्रेंड्स ये बसें दी गई हैं श्रीलंका को। किसे दी गई हैं, तो याद रखेंगे श्रीलंका को।
व्यावसायिक वाहन निर्माता जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अशोक लीलैंड को श्रीलंका परिवहन बोर्ड से 500 बसों की आपूर्ति का अनुबंध प्राप्त हुआ है। अनुबंध के अंतर्गत 75 बसें जनवरी 2023 में श्रीलंका को सौंपी जा चुकी हैं और अब 50 फिर से सौंप दी गई हैं। इन बसों के लिए भारतीय आयात निर्यात बैंक लोन मुहैया करा रहा है। आगे डिस्कस कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो मैप में आप सभी श्रीलंका की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है श्रीलंका। श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, जयवर्धने पुरेकोट्टे और कोलंबो। श्रीलंका की मुद्रा को श्रीलंकाई रुपया कहते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। कौन सा देश पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत की मुख्य भूभाग से अलग होता है? श्रीलंका। मित्र शक्ति और सिलिनेक्स जो युद्ध अभ्यास हैं, ये भारत और श्रीलंका के बीच होते हैं। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के उत्तरी प्रांत का हिस्सा है और ट्रिंकोमाली टेल टैंग जो फार्म समझौता हुआ है, ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। अगला सवाल है कि निम्न में से किन देशों में आए भूकंप के झटकों से करीब 4000 से ज़्यादा इमारतें ध्वस्त हो गई हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो भूकंप के झटके आए हैं, ये आए हैं तुर्की और सीरिया में। यहाँ पर हालात हैं वो काफ़ी गंभीर बताए जा रहे हैं। डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो दोनों देशों में 30,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार तुर्की में मृतकों की जो संख्या है वो 8 गुना तक बढ़ने की आशंका है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश में भूकंप ने भारी तबाही मचाई? तो याद रखेंगे तुर्की, जिसे हम पहले टर्की के नाम से जानते थे, और सीरिया। डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों देशों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। या तो वो आपसे राजधानी पूछ लेगा या फिर यहाँ की मुद्रा आपसे पूछी जा सकती है। तो मैप में आप सभी देख सकते हैं, ये है टर्की, जिसे अब तुर्की के नाम से जानते हैं। तुर्की की जो सीमा है वो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी दोनों से लगती है। इस पॉइंट को आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे। तुर्की की राजधानी अंकारा है और यहाँ की मुद्रा को कहते हैं लीरा। वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोआन। यह यूरेशिया में स्थित है। यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया में यह अवस्थित है। एनाटोलिया पठार, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे ये आपका टर्की में आता है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर यहाँ का इस्तांबुल है। आगे डिस्कस कर लेते हैं सीरिया के बारे में। तो मैप में आप सभी सीरिया की लोकेशन देख सकते हैं, ये है सीरिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क है और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट बशर अल असद। मुद्रा यहाँ की सीरियन पाउंड है। अगला सवाल है कि रिजर्व बैंक ने रेपो दर 0.25% बढ़ाकर कितने प्रतिशत की है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, अब रेपो जो दर है ये हो गई है 7.5%। पूछी जा सकती है अगर किसी का एग्जाम है हाल ही में, तो याद रखेंगे आप सभी। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये कितनी हो गई? तो याद रखेंगे 6.5% ये हो गई है। रेपो दर क्या है? तो आप सभी जानते होंगे, रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंकों से कर्ज लेते हैं। इसमें वृद्धि का मतलब है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिया जाने वाला कर्ज महंगा होगा और मौजूदा ऋण की जो मासिक किस्त है वो भी बढ़ेगी। अगला सवाल है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित नेशनल बीच सोकर चैंपियनशिप किस राज्य ने जीत ली है? तो फ्रेंड्स, इसे जीत लिया है किसने? केरल ने। केरल ने किसे हराकर यह जीता है? तो पंजाब को हराकर केरल ने यह प्रतियोगिता जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान के साथ कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर आ गया है भारत। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो खाद्य और कृषि संगठन कॉरपोरेट सांख्यिकीय डेटाबेस के उत्पादन आंकड़े के अनुसार भारत वर्ष 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान देने वाला दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादक देश बन गया है। वहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 24% का योगदान देता है। शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो पहले स्थान पर आ जाता है उत्तर प्रदेश, सेकंड पर राजस्थान, थर्ड पे मध्य प्रदेश, फोर्थ पे गुजरात और फिफ्थ पर याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। क्लास की शुरुआत में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, इसका सही आंसर होगा गूगल, यानी कि वाट नामक
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई संचालित जो चैटबॉट है ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो वाट को वर्तमान में सबसे तेजी से बढ़ते उपयोगकर्ता एप्लीकेशन चैट जीटीपी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए विकसित किया गया है। वाट के जरिए यूजर्स पहले की तरह आसान भाषा में मुश्किल जानकारी हासिल कर सकते हैं। चैटबॉट होता क्या है? तो फ्रेंड्स, आसान भाषा में कहें तो चैटबॉट का मतलब होता है बातचीत करने वाला रोबोट। याद रखेंगे इसका आसान भाषा में तो इसे रोबोट कहते हैं, बातचीत करने वाला। वहीं आप सभी को ज्ञात होगा कि कुछ समय पहले डीप माइंड, जिसे गूगल ने ही अब खरीद लिया है, 2010 में ये गूगल ने खरीद ली थी, ब्रिटिश कंपनी थी। तो ये सुर्खियों में रहा था कि डीप माइंड गूगल की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला अपना एक नया एआई चैटबॉट तैयार किया है। कथित रूप से इस चैटबॉट को जो नाम दिया गया वो स्पैरो दिया गया। ये न्यूज़ में रहा था, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो इसे भी आप सभी याद रखेंगे। फिर साल 2014 में गूगल ने किसे खरीद लिया था? तो गूगल ने इसे खरीद लिया था किसको? ब्रिटिश कंपनी डीप माइंड को, जबकि इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो 2010 में हुई थी। क्वेश्चन बन सकता है कि जो डीप माइंड है ये किसकी कंपनी है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये गूगल की ही एक कंपनी है जिसे गूगल ने ब्रिटिशर से यानी खरीद लिया था इसे। कब? 2014 में। और इसका नाम फिर कर दिया गया था गूगल डीप माइंड। कल की क्लास का जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। किस यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा? तो ये यूनिवर्सिटी है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। काला घोड़ा जो उत्सव है 2023 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? मुंबई, महाराष्ट्र। आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की है? भूपेंद्र यादव। याया तसो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं, कल की क्लास में डिटेल से बताया है कि याया जो तसो है ये लद्दाख में स्थित एक झील है, पूछी जा सकती है। किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च कर दी है? तो इसकी लॉन्चिंग की है रिलायंस ग्रुप ने। नेवल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसे हम कहते हैं मिग-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? आईएनएस विक्रांत पर। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन सा बन गया है? इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। वास्तविक नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी के अनुसार किस मंत्रालय के तहत इंडियन डेटा मैनेजमेंट ऑफिस का गठन किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के तहत। हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र की जो निर्धारित ब्याज दर है ये कितनी है? 7.5%। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लागू करता है? कौशल विकास मंत्रालय। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की जो बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की गई? तो याद रखेंगे ये कक्ष गुजरात में आयोजित। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन में। आज का टॉपिक है महाअधिवक्ता और महान्यायवादी। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन किया गया है? आर्टिकल 76 में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाअधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 165 के तहत। फ्रेंड्स याद रखेंगे केंद्र में महान्यायवादी और राज्यों में महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है वैसे ही राज्यों में महाअधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा यानी गवर्नर करता है। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? महान्यायवादी। कौन किसी भी सदन या उसकी समिति में बोल सकता है परंतु मत नहीं दे सकता? इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ये बहुत पूछा जाता है पॉलिटी में। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे महान्यायवादी है, उसे सदन में बैठने का और सदन में बोलने का अधिकार है लेकिन वोट देने का नहीं है। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश कौन होता है? महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को क्या कहते हैं? कानूनी अधिकारी कहते हैं। संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी कौन संसद की बैठक में भाग ले सकता है? महान्यायवादी। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो इनकी नियुक्ति हाल ही में 2022 में ही की गई है और इनका नाम याद रखेंगे आर वेंकट मणि।
प्रथम कौन थे? तो प्रथम याद रखेंगे MC शीतल बाड़। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनके आंसर एक बार देख लेते हैं। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया? तो सही आंसर था ऑप्शन ए, भारत। निम्न में से किस स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी को 5वीं बार पुरुष अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियनशिप 2022 नामित किया गया? राफेल नडाल को। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम का संबंध किससे है? तो सही आंसर था ऑप्शन सी, 2002 से। देश और राजधानी का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जापान की टोक्यो सही है, ऑस्ट्रिया की वियना सही है, स्वीडन की स्टॉकहोम सही है। फिलीपींस की याद रखेंगे मलीना है, और जकार्ता किसकी है? इंडोनेशिया। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? खबरों में रहा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाअधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अभी डिस्कस किया है टॉप 10 स्टैटिक जीके में, तो आंसर करेंगे आप सभी कौन करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल बताएंगे आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।